Emergency, darkest phase of Indian democracy. Welcome to our channel. नमस्कार, एयर एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। 28 जून 1975 की सुबह हाथ में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने के लिए जब न्यूज़पेपर खोला तो उसका एडिटोरियल पेज ब्लैंक था। ये देखकर देश के बहुत लोग घबरा गए थे। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में एक माना जाता है प्रेस यानी कि मीडिया को। लेकिन देश में एक ऐसा समय आया था जब देश की इसी चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लिया गया और इसके पीछे की वजह थी देश में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया नेशनल इमरजेंसी। जी हाँ, जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 1975 में इमरजेंसी लगने के पीछे क्या कारण थे, उस समय देश के हालत कैसा था। इसके साथ ये भी जानेंगे संविधान में इमरजेंसी के बारे में क्या कहा गया है। मगर सबसे पहले हम देखेंगे भारत में इमरजेंसी लगाया क्यों गया और इसके कारण क्या थे। 26 जून 1975 की सुबह बाकी दिनों की तरह आम नहीं थी। इस दिन लोगों की अभिव्यक्ति के आज़ादी को छीन लिया गया। लोगों को जेल में डाला जा रहा था। 26 जून 1975 की रात को 3 बजे इंदिरा गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस प्रेसिडेंट देवकांत वर्मा से एक मीटिंग की। उसका विषय था आम लोगों को इमरजेंसी के बारे में समझाना। 26 जून की सुबह जब लोगों ने न्यूज़ सुनने के लिए रेडियो ऑन किया तो न्यूज़ एंकर की जगह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई दी। इंदिरा ने राष्ट्र के नाम को संदेश सुनाया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। संदेश में इंदिरा ने कहा कि भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ब्रदर्स सिस्टर्स, द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, बट कॉमन पीपल नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस। पूरा देश ये सुनकर हैरान रह गया था। बीते 8 घंटों में आज़ाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदल गया था। इमरजेंसी लगाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था राजनैतिक। पहले न्यायपालिका से सरकार के मतभेद शुरू हुए। 1971 की चुनाव इंदिरा ने गरीबी हटाओ के नारे से जीत लिया था। उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से जीत मिली थी। उनके विरुद्ध प्रत्याशी थे राजनारायण। उनको इंदिरा ने बड़े मार्जिन से हराया था। इसी साल इंडो पाक वॉर में भारत को जीत मिली थी और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। इस जीत का क्रेडिट मिसेस गांधी को मिला। उनकी लोकप्रियता में काफी उछाल आया। 1972 में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। इंदिरा ने पंजाब, हरियाणा, बिहार विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया। इन सभी में इंदिरा की कांग्रेस को जीत मिली। साल 1972 में तमिलनाडु को छोड़कर लगभग पूरे भारत में इंदिरा की कांग्रेस का शासन कायम हुआ। उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के साथ ही 2 बड़े निर्णय लिए। एक प्रिवी पर्स का खात्मा और 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण। हालांकि एक बड़ा वर्ग उनके इस फैसले से नाखुश था। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों विषयों को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने इन दोनों फैसलों को खारिज कर दिया। नाखुश इंदिरा इस जुडिशियल बाधा को हटाने के लिए संविधान
संशोधन किए। वो संविधान की 24th और 25th अमेंडमेंट लेकर आई। 5 नवंबर 1971 को 24th अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकता है। और 1972 के अप्रैल महीने में 25th अमेंडमेंट पेश किया गया। इसके तहत प्रॉपर्टी के फंडामेंटल राइट को खारिज किया गया और अब प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर पब्लिक यूज के लिए एक्वायर किया जाता है तो कंपेंसेशन का मूल्य सरकार तय करेगी। उसमें कोर्ट्स किसी भी तरह के दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना फैसला दिया। इसके बाद कोर्ट से इंदिरा की तकरार बढ़ती गई। इसके अलावा इंदिरा जिन वायदों के लिए प्रधानमंत्री बनी थी उनको वो पूरी नहीं कर सकी। पॉवर्टी, करप्शन बढ़ते जा रहे थे। कई राज्यों में सूखा पड़ा था। इनमें से एक था गुजरात। ऐसे में लोगों का गुस्सा चरम पर था और ये गुस्सा फूटा 20 नवंबर 1973 को, जब एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। छात्रों ने बढ़े हुए खाने के दाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर बिहार में नारा गूंजा, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। 18 मार्च 1974 को बिहार में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और विधानसभा की घेराव किया, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में 3 छात्रों की मौत हो गई। जब ये खबर जनता तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नतीजतन 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया। सरकार ने प्रोटेस्ट को काबू करने के लिए कई छात्रों को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स यूनियन ने क्रांतिकारी नेता श्री जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी तब राजनीति से बहुत दूर थे, वो समाज सेवा कर रहे थे। जेपी ने उस न्योते को ग्रहण किया। उन्होंने देश भर में आंदोलन की घोषणा कर दी। उसी दौरान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल की घोषणा कर दी। इस तरह बिहार और गुजरात से शुरू हुए ये आंदोलन देश भर में शुरू हो गया। उस समय देश की राजनीति 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी। एक तरफ थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण। इसी बीच सन 1974 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ। पिटिशनर थे इंदिरा के खिलाफ हारे हुए प्रत्याशी राजनारायण। इन्होंने 3 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। वो थी पीएम इंदिरा के चुनाव के खिलाफ। इसमें आरोप लगाया गया था कि पीएम इंदिरा ने चुनाव में धांधली की और इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाए। आज़ाद भारत में ये पहली बार हुआ कि कोई पीएम रहते हुए कोर्ट में पेश हुआ। 22 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया और उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसी फैसले ने भारत की राजनीति में गर्माहट पैदा कर दी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इमरजेंसी से एक दिन पहले यानी कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कैंसिल करने के फैसले को सही बताया, लेकिन इंदिरा को पीएम बने रहने का छूट दी। वो लोकसभा में तो जा सकती थी, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थी। और ये घटना जस्ट इमरजेंसी के 2 दिन पहले हुआ था। उधर जेपी आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे तेज हो रहा था। कोर्ट के जजमेंट के बाद इस आंदोलन का और उग्र होने का आसार देखे जा रहे थे।
इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ऑपोजिशन ने पूरी ताकत झोंक दी थी। 25 जून को जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक ऐलान कर दिया कि अगर इंदिरा अपनी पद नहीं छोड़ती तो देश में आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान इस रैली में पूरा विपक्ष शामिल हुआ था। रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों का हुजूम जेपी के भाषण सुनने के लिए आया था। जेपी ने वहां से नारा दिया, सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। इंदिरा को डर था कि जेपी के आह्वान पर सेना तख्ता पलट न कर दे, जिसके बाद इंदिरा ने अपने सलाहकारों से सलाह ली और देश में 25 जून के आधी रात को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। लेकिन हैरानी के विषय यह है कि इसके पीछे इंदिरा ने कुछ और ही वजह बताई। इंदिरा ने इसके पीछे 3 वजहों का उल्लेख किया। इनमें एक था 21 महीने चलने वाली ये इमरजेंसी देश में फैले इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए है। देश भर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रद्द कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगा दी गई। उन्होंने 3 वजहों में एक का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में जेपी के द्वारा शुरू हुए आंदोलन के वजह से देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। दूसरे कारण का उल्लेख करते हुए इंदिरा ने कही कि देश में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बैकवर्ड क्लासेस अंडर प्रिविलेज्ड के विकास की ज़रूरत है। और तीसरी वजह उन्होंने कहा कि विदेशी शक्ति भारत को अनस्टेबल और वीक कर सकती है। हालांकि जेपी से पहले इंदिरा की अच्छे रिश्ते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जेपी को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 25 जून को इंदिरा ने बिना किसी कैबिनेट के सहमति के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी लगाने की पेशकश की। प्रेसिडेंट ने तुरंत ही लेटर पर सिग्नेचर कर दिए। शाम को ही इसका असर देखना शुरू हो गया। सभी न्यूज़पेपर ऑफिस का बिजली काट दी गई। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। मीसा और डीआईआर एक्ट्स के तहत करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई हजार अपोजिशन लीडर्स शामिल थे। इंदिरा को कई अपोजिशन लीडर्स से विरोध थी। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, मुलायम सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस प्रमुख थे। इसके साथ ही तब देश के सबसे बड़े आंदोलन का चेहरा और गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण को अरेस्ट कर लिया गया। आज़ादी के बाद जेपी को फिर जेल जाना पड़ा था। इस सब के साथ ही सरकार ने नज़रबंदी कानून का खूब इस्तेमाल किया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वो बेल के लिए भी पिटीशन नहीं कर सकते थे। इसी बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की कमान इंद्र कुमार गुजराल से छीनकर संजय गांधी के चहेते विद्याचरण शुक्ल को दिया गया, जिसके बाद प्रेस सेंसरशिप का भयानक दौर शुरू हुआ। अखबार से खबर छापने से पहले सरकार ने उस पर पैनी नज़र रखना शुरू कर दिया। कुछ अखबारों को छोड़कर लगभग सभी अखबार इंदिरा के आगे झुकती नजर आई। इस पर एल.के. आडवाणी ने कहा, मीडिया को झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन इंदिरा ने मीडिया को रेंगने लगी। सरकार ने जो खबर छापने से मना कर रही थी, उस जगह को न्यूज़पेपर सेंसरशिप का सही अंदाज पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर के उस जगह को खाली रख रही थी। इमरजेंसी के प्रभाव विदेशी पत्रकारों पर भी पड़ा। उनको सरकार गिरफ्तार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको एक एक करके देश के बाहर का रास्ता दिखाई जाने लगी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने इस समय 5 सूत्री एजेंडा लागू कर दिया था। उनमें से फैमिली प्लानिंग, एलिमिनेशन ऑफ डाउरी, एडल्ट एजुकेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एवं इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम अहम थे। लेकिन इन कार्यक्रमों में सबसे भयावह था स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी का फैसला। इस फैसले ने इसे राजनीतिक गलियों से निकालकर आम लोगों की निजी जिंदगी तक पहुंचा दिया।
जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे। फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में इमरजेंसी की सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा थी और वो था यही जबरदस्ती चलाया जा रहा नसबंदी कैंपेन। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक साल के अंदर देश भर में करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई। इनमें 16 साल से लेकर 70 साल की बुजुर्ग तक की नसबंदी कर दी गई। सिर्फ यही नहीं, गलत ऑपरेशन और ठीक इलाज ना मिलने की वजह से करीब 2000 लोग मारे गए। संजय गांधी का ये नसबंदी अभियान जर्मनी में हिटलर के द्वारा चलाई गई नसबंदी कैंपेन से भी भयावह था। इसके साथ ही संजय गांधी ने दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोजर चलवा दिया। जो लोग इसके रास्ते में आए उन पर गोली तक चलवा दी गई। आप सोच सकते हैं कि निरंकुशता के किस हद तक सरकार जा रही थी। खैर, हर अंधकार से उजाला जरूर निकलता है। एक समय के बाद इमरजेंसी भी अंत हुआ। आइए जानते हैं इमरजेंसी के बाद क्या हुआ। 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आखिरकार इंदिरा ने इमरजेंसी को हटाने का ऐलान कर दिया। उन्हें सलाह दी गई थी कि अगर इमरजेंसी हटा के इलेक्शन कराई जाए तो जीत उन्हीं की होगी। लेकिन इमरजेंसी लगाने का फैसला इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार को भारी पड़ा। इसके बाद हुई इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई की लीडरशिप में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इमरजेंसी के मिसयूज को देखते हुए कुछ बड़े कदम उठाए गए। 44 में संविधान संशोधन करके 1978 में इमरजेंसी के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, ये थी इमरजेंसी की कहानी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में अपनी राय रखें। धन्यवाद।